Hello everyone. Good morning to all. I am Priyesh Parikh. I welcome you all at the online current affair platform of Mother's Education Hub. Today is 27th of September and now we are going to discuss our first question which was asked in the last class. ठीक है, 26 सितंबर को एक क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। और पहला सवाल उसमें था कि फेडरल बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे बनाया है, तो ये बनाया गया केवीएस सुब्रमण्यन को। सुब्रमण्यन कौन है ये? इनका नाम पूरा है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन। ठीक है, और इन्हें बनाया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ द फेडरल बैंक। क्लियर, इतना याद रखिएगा आप। और इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की गई है, तो आरबीआई के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और उन्होंने आरबीआई ने सेक्शन 35B ऑफ द आरबीआई एक्ट, आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2013 2013 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम है, उसके सेक्शन 35B के तहत इनका अपॉइंटमेंट किया गया फॉर द टर्म ऑफ 3 ईयर, यानी 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द फेडरल बैंक। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इस साल 2024 का एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक प्लेयर है ओडिशा से, प्रत्याशा रे। कौन है? प्रत्याशा रे। इनको चुना गया है फॉर द प्रेस्टिजियस एकलव्य पुरस्कार फॉर 2024। ठीक है, अब होता क्या देखिए इसके अंदर कि इन्होंने इस वर्ष हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे गुवाहाटी के अंदर फरवरी में, इन्होंने 6 मेडल अचीव किए। ठीक है, मतलब उभरते हुए जो खिलाड़ी होते हैं उनको मिलता है ये एकलव्य पुरस्कार और इनको दिया जाएगा एक तो 7 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और एक मिला जाएगा सर्टिफिकेशन यानी प्रशस्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, इतनी सारी बात काम की। अब हमारे लिए काम की बात क्या है, जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं ओडिशा स्टेट से उनके लिए काम की चीज है कि एकलव्य पुरस्कार कॉन्स्टिट्यूशन कब गठन किया गया था। तो इनका गठन हुआ था इन द ईयर 1993 बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नाम की एक चैरिटेबल संस्था के द्वारा इसका गठन हुआ है और इसे मैनेज कौन करता है? इट इज मैनेज बाय द इंडियन मेटल्स एंड फर्नो अलॉयज लिमिटेड यानी आईएमएफए इसे मैनेज करता है। ज्यादा काम की बात आपके लिए है, किस ईयर में शुरू हुआ है, किसके द्वारा शुरू किया गया और किस स्टेट के अंदर ये प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। ये स्टेट ऑफ ओडिशा है हमारा। ओडिशा राज्य के लिए, ओडिशा राज्य के जो यंग स्पोर्ट्स पर्सन यानी युवा उभरते खिलाड़ी हैं उनको ये मिलता है अवार्ड, जिसमें 7 लाख रुपए और एक साइटेशन दिया जाता है। और अचीवमेंट कैसे देखते हैं, द अचीवमेंट इज ट्रैक्ड फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, यानी पिछले 2 वर्षों का जो उनका अचीवमेंट होता है, जो स्पोर्ट्स में प्रेजेंटेशन होता है उसको देख करके अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अच्छा एक सवाल पूछा गया था आपसे जो था सेकंड एडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपीआईटीएस, जिसका पहला संस्करण 2023 में हुआ था, जिसका इनॉग्रेशन किया था राष्ट्रपति महोदया महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और इस साल जो हुआ है वो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं जगदीप धनखड़ जी, इनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ यूपी के ग्रेटर नोएडा के अंदर। ठीक है, और ये कम से कम 5 दिन चलने वाला है, मतलब 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर 25 से लेकर 29 तक चलने वाला ये हमारा एक इंटरनेशनल ट्रेड शो है जो कि हो रहा है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और ये कौन कर रहा है, तो इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड यानी इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसे कोई मंत्रालय नहीं कर रहा है, ना तो कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री कर रही है, ना कोई और संस्था, इसे कर रही है यूपी गवर्नमेंट और इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड के द्वारा। कब से कब हो रहा है, तो 25 से 29 ऑफ सितंबर, 5 दिन चलने वाला है। कहां पर हो रहा है, तो ये हो रहा है इसका वेन्यू इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा। ये सेकंड एडिशन है, जो पहला एडिशन हुआ था वो हुआ था 2023 में। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और ऐसा शोकेस करना कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग पॉलिसीज लाई जा रही टू बूस्ट दी रीजनल इकोनॉमी। ठीक है, ये हमने पढ़ ली कि इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है। इसमें काम की बात क्या आपके लिए इस वर्ष, वियतनाम जो है हमारा इसका सहभागी देश है। वियतनाम इज अ पार्टनरिंग कंट्री इन द इवेंट ऑफ यूपीआईटीएस सेकंड एडिशन 2024, जो क्या शोकेस करेगा, फिर सिंबलाइजेज द स्ट्रेंथनिंग दर, मतलब कि भारत और वियतनाम के मध्य संबंध हमारे इकोनॉमिक टर्म्स है उनको शोकेस करता है ये। ठीक है, पहला एडिशन हुआ था लास्ट ईयर और उसे किसने, उसका उद्घाटन किसने किया था, द्रौपदी मुर्मू महामहिम जी हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। अच्छा आपके लिए अगला क्वेश्चन है आईआर से, इंटरनेशनल रिलेशन से। देखिए स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी एसएससी मेंस में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए हमारे क्लासरूम काफी इफेक्टिव और काफी प्रोडक्टिव होने वाले हैं, तो इसको डेली बेसिस पर आप देखते रहिए। अगर आपको हमारा चैनल और हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिए। कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। राइट, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं
जो है कि हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले इलेक्शंस हुए थे और पहली बार श्रीलंका में ऐसा हुआ था कि 2 बार वोट की काउंटिंग की गई थी और उसी के चलते अनुरा कुमार दिसानायके है वहां के बने हैं प्रेसिडेंट। क्या बने हैं? प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। अब आपको बताना है कि रिसेंटली किस महिला को बनाया गया है श्रीलंका की प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी है, हरिनी हरिनी अमरसूरिया है। इनको बनाया गया है श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री। और अभी इसके लिए आगे इलेक्शन होने वाला है नवंबर दिसंबर के आसपास। उसके बाद हम देखते हैं क्या अपडेट आता है। अगर जब अपडेट आएगा तो हम उसको फॉलो कर लेंगे। एक नाम आपको सामने दिख रहा होगा, आलिया नीलम। ये क्या है? देखिए पंजाब के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी बनी है चीफ जस्टिस, तो ये नाम वहां से लिया गया है। और सिरिमाओ बंडारनायके ये श्रीलंका की पहले प्रधानमंत्री रह चुकी है। ठीक है, तो श्रीलंका प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? वो है अनुरा कुमार दिसानायके। इन्होंने अपॉइंट किया है डॉक्टर हरिनी अमर सूर्य जी को एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ऐसा पहली बार नहीं है कि श्रीलंका के अंदर कोई महिला जो है वो प्रधानमंत्री बनी है, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन पिछले 24 वर्ष के अंदर ऐसा है कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है। वर्ष 2000 के अंदर जो है हमने पढ़ा अभी सिरिमाओ बंडारनायके ये बनी थी श्रीलंका की प्रधानमंत्री और 24 साल बाद ये बनी है श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर। और तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई महिला श्रीलंकन पीएम बन रही है। ठीक है, और इनकी नियुक्ति किस प्रकार की गई है? जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने 4 सदस्यीय कैबिनेट बनाई थी अंडर दी चेयरमैनशिप अंडर दी प्रेसिडेंटशिप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। जो कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके, ए दिसानायके हैं। उन्होंने अपनी अध्यक्षता में 4 सदस्यों की कैबिनेट बनाई है। उसमें पीएम बनाया किसको? इनको बनाया है जिनका नाम है हरिनी अमर सूर्या जी को। ठीक है, और अभी जो है इलेक्शन होंगे नवंबर मंथ के अंदर। ठीक है, कलिकेश नारायण सिंह देव इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। आपके सामने एक अपॉइंटमेंट है एक संस्था के बारे में जिसके बारे में कुछ दिन पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी के बारे में न्यूज आई है कि कलिकेश नारायण सिंह देव को किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, तीसरा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फोर्थ है इंडियन पैरालंपिक कमेटी। ठीक है, तो देखिए 2 ऑप्शन आपको इसमें लग रहे होंगे कि इजीली आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला है इंडियन ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ और पैरालंपिक समिति। देखिए इनके बारे में पढ़ चुके हैं। जो हमारी इंडियन पैरालंपिक कमेटी है, भारतीय पैरालंपिक समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके चेयरमैन हम वर्तमान में हैं हमारे देवेंद्र झाझड़िया जी। ये इनका संबंध है राजस्थान से और ये पैरालंपियन प्लेयर है। इनके बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में जब हमने पैरालंपिक गेम्स का इतिहास और उसके 2024 के पेरिस पैरालंपिक गेम डिस्कस किए थे तब काफी डिटेल से हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा ऑप्शन ऑल टुगेदर एलिमिनेट होता है। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमारा गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए कलिकेश नारायण सिंह जो ना ये ओडिशा के एमपी रह चुके हैं। क्या है? ओडिशा के पहले एमपी भी थे ये, है ना। ये बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ ओडिशा और ये पहले वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा सांसद रह चुके हैं। ठीक है, और इनका चुनाव किया गया फॉर ईयर यानी 1 वर्ष के लिए चुनाव किया गया। अब थोड़ी हम बात करें एनआरआई के बारे में जिसका नाम है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप देखिए कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था एक व्यक्ति है जो कि इसके रहे थे, सचिव रहे थे, सेक्रेटरी जनरल रहे थे, है ना, उनका देहांत हुआ था। तो देखिए एनआरआई जो है ना ये संस्था, इस एसोसिएशन, इसका गठन हुआ था इन द ईयर 1951। इसकी वजह क्या है? देखिए हम चाहते थे कि भारत को शूटिंग के अंदर शूटिंग गेम को प्रमोट करना है तो उसके लिए मेरे को संस्था चाहिए राष्ट्रीय स्तर की और ये संस्था बनाई गई थी। और इसी के चलते हमारे पास क्या होता है 2004 में जो एथेंस गेम होते हैं उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने क्या किया, एक मेडल अचीव किया ओलंपिक गेम्स में। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जी ने बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड अचीव किया। तो जिन व्यक्ति का, अब ये व्यक्ति का नाम आप बताएंगे, आपको पढ़ाया जा चुका है कि एनआरआई के अंदर एक थे सेक्रेटरी जनरल जो लगभग 20 से 22 साल तक रहे थे। उनके अंडर ही जो है उनकी गाइडेंस में ही भारत को पहली बार जो ओलंपिक गेम्स उसके अंदर मेडल अचीव हुआ था। तो 1951 में इसकी स्थापना होती है और भारत की तरफ से इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो है ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट है। कौन है? फाउंडिंग प्रेसिडेंट यानी इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर जी। और ध्यान रखिएगा एनआरआई जो संस्था है ना इसके साथ और लोग भी जुड़े हुए थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, का संबंध इस संस्था से था। ठीक, कुछ मेजर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो भी से जुड़े रहे हैं। इतनी सारी काम की बात आपके लिए। अच्छा, अभी जो इनके पास चैलेंज क्या होगा, जो करनी सिंह
रेंज है तुगलकाबाद के अंदर, वहां पर होने वाले हैं हमारे पास एक कंपटीशन। तुगलकाबाद के अंदर है करनी सिंह शूटिंग रेंज, जिसमें कि अक्टूबर में होने वाले हैं वर्ल्ड कप। तो भारत की मतलब इनको जो इनका दायित्व है कलिकेश नारायण सिंह देव जी का, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो अब अपकमिंग गेम्स है वर्ल्ड कप फाइनल्स हैं उनको ढंग से कंडक्ट करना, ठीक है। और लास्ट में देखिए अभी जो है ना, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ कि इनको हटाया गया है। इनसे पहले जो व्यक्ति इस पद पर आसीन थे उनको 12 साल हो चुके थे। और पिछले वर्ष क्या हुआ, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खेल मंत्रालय के द्वारा ऐसा एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि जितने भी भारत के नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी राष्ट्रीय खेल संघ हैं के अध्यक्ष का कार्य, जो भी उस अध्यक्ष पद पर आसीन होंगे वो अधिकतम 12 वर्ष तक रह सकते हैं, उससे अधिक कार्यकाल के लिए वो उस सीट पर नहीं रह सकते। तो अभी ये नेशनल स्पोर्ट्स कोड यानी राष्ट्रीय खेल संहिता के तहत स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा कि कोई किसी भी राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष पद पर कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक पद पर आसीन नहीं होगा। इसी के चलते जिनसे पहले व्यक्ति थे उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है पालकी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। अच्छा, ये न्यूज में इसलिए आया है कि मतलब एक वरकरी समुदाय है। कौन है? वरकरी सेक्ट, संत तुकाराम जी का तो वरकरी सेक्ट है, उससे संबंध है इसका पालकी उत्सव का। अब चूंकि अगर आपने वरकरी सेक्ट पढ़ा है, संत तुकाराम जी के बारे में कहीं भी पढ़ा है, तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस स्टेट के अंदर पालकी उत्सव मनाते हैं। तो देखिए इनका संबंध रहा है महाराष्ट्र से और स्पेसिफिकली पुणे से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुणे, पुणे महाराष्ट्र। अब थोड़ी बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। संत तुकाराम जी कौन थे, क्या इनकी शिक्षाएं थी, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, मतलब इन्होंने किस विचारधारा को फॉलो किया। उसके बाद हम आएंगे पालकी फेस्टिवल पर। तो संत तुकाराम जी है ना, ये थे वरकारी संत, वरकारी सेक्टर के संत थे, वरकारी संप्रदाय के। और एक ये पोएट यानी कवि भी थे। और इनका संबंध है शिवाजी के कार्यकाल से। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ छत्रपति शिवाजी ड्यूरिंग दी मराठा रेन इन दी महाराष्ट्र एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो द सेक्ट वाज स्प्रेड अक्रॉस दी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो है इस संप्रदाय का काफी प्रचार प्रसार हुआ है। और जो संत तुकाराम जी, इन्हें माना जाता है, इज नॉन फॉर दी अभंग डिवोशनल पोएट्री। क्या हुआ, इन्होंने भगवान की प्रेज में यानी भक्ति के लिए अभंग नाम से कविताएं लिखी, ठीक, उन्हें अभंग कहा जाता है। और दीज आर दी स्पिरिचुअल सॉन्ग्स नॉन एज दी कीर्तन। कीर्तन के माध्यम से भी इन्होंने इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने का काम किया। अब जो इनके अभंग है ना, जो इनकी कृति है, कृति कौन सी, जिसमें डिवोशनल सॉन्ग डिवोशनल पोएट्री लिखी गई है, उसे कहा जाता है अभंग। और अभंग के अंदर इन्होंने लगभग 4 संत ऐसे थे उस समय के, जिसमें संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर और संत एकनाथ, इनके बारे में भी जो है उल्लेख किया है, ठीक है। और जो 4 संत हैं, ये संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ और संत कबीर, इनका जो है संत तुकाराम जी के जीवन पर काफी इन्फ्लुएंस भी हुआ है। और इसी के चलते इन्होंने अपने जो अभंग नाम से कृति की है उसके अंदर इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये गुरु कौन थे, द मास्टर, इनके मास्टर कौन थे? इनके मास्टर थे संत चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु प्रभु जी हैं, वो संत तुकाराम जी के गुरु थे। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या स्टैटिक पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कई बार जो करंट में न्यूज रही है उसका जो स्टैटिक पार्ट है उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो संत तुकाराम जी वरकारी सेक्ट और चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से, ठीक है। अब जो तुकाराम जी की शिक्षाएं थी, तुकाराम जी की टीचिंग्स थी, इन्हें कहा जाता है वेदांत आधारित यानी वेदों पर आधारित शिक्षाएं थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वर्ष 2022 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पुणे के अंदर एक बनाया गया मंदिर का उद्घाटन हुआ है, संत तुकाराम शिला मंदिर। ये स्थित है पुणे के डेहू नाम की जगह पर, टेम्पल टाउन ऑफ डेहू लोकेटेड इन दी पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या होता है, इसका मतलब, इसका नाम पूरा क्या है? संत तुकाराम शिला मंदिर। शिला मंदिर इसलिए बोलते हैं कि लगभग कुछ दिनों के लिए इन्होंने, संत तुकाराम जी ने उस शिला पर पत्थर पर बैठ करके ध्यान साधना की थी, इसलिए इसे कहा जाता है शिला मंदिर, ठीक है। तो टेम्पल डेडिकेटेड टू अ स्लैब ऑफ स्टोन ऑन विच संत तुकाराम मेडिटेटेड फॉर 13 डेज, यानी 13 दिन तक इन्होंने ध्यान किया, ठीक है। और उसी के चलते इसका नाम रखा संत तुकाराम शिला मंदिर, उसी जगह जहां पर इन्होंने मेडिटेशन किया था। अब आता है पालकी पर। ये पालकी फेस्टिवल क्या है? पालकी आपने सभी सुना होगा, जिसे भगवान श्री चार भुजनाथ जी हैं, ठाकुर जी महाराज हैं, उनकी पालकी निकालते हैं। आपने सुना हो तो रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा के अंदर। उसमें क्या होता है, अलग अलग हम क्या करते हैं, एक वुडन चेयरेट बनाते हैं, मतलब लकड़ी के रथ बनाते हैं, उनको एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान ले जाते हैं। ऐसा ही पालकी फेस्टिवल। पालकी मतलब एक प्रकार का ऐसा लकड़ी का बना ऑब्जेक्ट है जिसमें कि भगवान को विराजते हैं और उनको ले जाते हैं। पालकी में क्या होगा, यहाँ जो चरण पादुका हैं संत तुकाराम जी की, उनको ले जाया जाता है, ठीक है। तो पालकी जो 1000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन कंटिन्यूड बाय दियर फॉलोवर्स, यानी संत तुकाराम जी के द्वारा और जो वरकारी सेक्ट के
संत हैं उनके द्वारा शुरुआत होती है और उनके फॉलोवर अभी आज तक इसको ले जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एनुअल पिलग्रिमेज यानी वार्षिक धार्मिक यात्रा, वार्षिक तीर्थ यात्रा। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें मेन काम है कि ये जाती है पंढरपुर तक। पंढरपुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, पंढरपुर प्लेस अगर आपसे पूछा जाए तो पंढरपुर प्लेस का संबंध किससे है, वरकारी सेक्ट से, संत तुकाराम जी से, संत ज्ञानेश्वर जी, संत एकनाथ जी और इनसे है। द सीट ऑफ हिंदू गॉड विठोबा इन महाराष्ट्र इन ऑनर ऑफ द डेटी, यानी क्या होता है कि यात्रा निकाली जाती है, इसको ले जाते हैं पंढरपुर महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर क्या है, वहां पर भगवान गॉड विठोबा, विठोबा कौन है, विठल, यानी विठल की, विठल भगवान विठल की पूजा की जाती है। और ऐसा मानते हैं कि भगवान विठल जो है श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, ऐसा मानना है वरकारी सेक्ट का, और उनकी पूजा की जाती है। तो ज्ञानेश्वर की जो पालकी लीव है वो छोड़ती है अलांदी नाम के स्थान से। जो संत ज्ञानेश्वर है उनकी पालकी निकलती कहाँ से, अलांदी नाम के प्लेस से। संत तुकाराम जी कहाँ से निकलती, डेहू से निकलती, वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है, वहीं से निकलती है। लगभग 22 दिन का फेस्टिवल चलता है ये, जिसमें कि जो कि मेनली जेठ के महीने में, जून के महीने में स्टार्ट होता है। अच्छा, अब एक न्यूज निकल कर आती इंद्रायणी रिवर के बारे में। ये हम क्यों पढ़ रहे, देखिए इसकी वजह क्या है। इंद्रायणी नदी के अंदर क्या हुआ था, कुछ समय पहले फोम देखा गया। मतलब आप सभी जानते हो अलग अलग हम क्या करते हैं, घरों में अलग अलग साबुन यूज करते हैं, ठीक है, सोप यूज करते हैं, केमिकल जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, इंडस्ट्रीज के द्वारा इस नदी के अंदर छोड़ा जाता है। तो व्हाइट स्मोक, व्हाइट फॉग देखने को मिला किस रिवर में, इंद्रायणी रिवर के अंदर। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, भीमा रिवर की, यानी भीमा जो नदी है वो स्वयं है किसकी सहायक नदी, कृष्णा नदी की। तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, और भीमा की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रायणी रिवर। और इस इंद्रायणी रिवर के अंदर देखा गया है रिवर पॉल्यूशन। क्या देखा गया है, रिवर पॉल्यूशन। तो ये हमारे रिवर काम की है। अब जो इंद्रायणी रिवर है ना, ये काम की इसलिए बिकॉज इट हैज अ ग्रेट रिलीजियस इंपॉर्टेंस। इसकी वजह क्या है, आपने जस्ट हमने पढ़ा है अलांदी नाम का स्थान जहां पर ज्ञानेश्वर जी का संबंध है, और डेहू नाम का स्थान जहां से संत तुकाराम जी का संबंध है। ये दोनों कस्बे कहाँ स्थित है, इंद्रायणी रिवर के नदी किनारे। मीन्स द टाउन्स ऑफ Alandi as well as Dehu are located on the banks of river Indrayani, which is a tributary of Bhima, which which is the Bhima river, which is also a tributary of river Krishna. ठीक है, इतनी सारी काम की बात आपकी, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको इसके बारे में। नेक्स्ट है कि यूएन समिट हुई है। आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी और एस जयशंकर जी कहाँ गए थे, यूएस की यात्रा पर, क्वाड समिट में। वहीं पे क्या हुआ है, यूएन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024। और आपसे पूछा गया कि इस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन यानी भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, यानी विषय क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर बेटर टुमारो, मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, मल्टीपल सॉल्यूशंस फॉर आइलैंड कंट्रीज, मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ मरीन इश्यूज। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ना, ये थीम क्या बोल रही, फ्यूचर। फ्यूचर किसका होगा, हमारा। तो मतलब क्या है, बेहतर भविष्य के लिए, हमारे बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। हम चाहते हैं कि यूएन के अंदर क्या हो, रिफॉर्म हो। तो भारत की ओर से प्रपोजल रखा भी गया है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका मेंबर संख्या बढ़ाकर 10 से 11 कर दी जाए, जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, कार्यकाल बढ़ाया जाए। ऐसे कुछ भारत की ओर से प्रपोजल रखे भी गए हैं। तो हमारे लिए काम की बात क्या है, यहाँ से काम की बात इतनी सी है कि थीम क्या है इस वर्ष की। इस वर्ष की थीम जो है वो है मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। हम चाहते हैं कि बहुराष्ट्र बहुपक्षीय समाधान हो हर समस्या का, जो कि जिससे कि हमारा कल बेहतर फ्यूचर अच्छा हो पाए। थीम हमने पढ़ ली यहाँ पर। सेकंड है इसकी, इस थीम की, इस जो यूएन समिट फॉर द फ्यूचर हुई है इसका हाईलाइट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, की आउटकम क्या है, मतलब क्या विशेषताएं रही इसकी। तो पहला इसका उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल गवर्नेंस यानी अंतरराष्ट्रीय शासन, अंतरराष्ट्रीय गवर्नेंस को इंश्योर करना। इसमें क्या होता है देखिए, हम तो लैंड एरिया की बात तो करते हैं, मरीन एरिया की, समुद्र की बात करते हैं, आउटर स्पेस की बात करते हैं, यानी अंतरिक्ष की बात भी करते हैं कि सब जगह पर क्या हो, एक गवर्नेंस हो, यानी रूल बेस्ड ऑर्डर हो। क्या हो, to maintain a rule based order in the outer space as well as the marine and territorial territory of across the globe। और हम चाहते हैं ग्लोबल चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं, आतंकवाद है, मरीन पायरेसी है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इस प्रकार के मुद्दों से भी डील करना बाय रिफॉर्मिंग द यूएन। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या है, आउटकम के अंदर क्या होता है देखिए, आप सभी जानते हैं जब भी कोई मीटिंग होती है ना उसमें क्या होता है, कोई ना कोई समझौता हस्ताक्षर होता है, कोई घोषणा पत्र था, जैसे मान लो दिल्ली डिक्लेरेशन है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन है, बीजिंग डिक्लेरेशन है। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसमें साइन हुआ पैक्ट फॉर द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए समझौता, भविष्य के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब इसके दो भाग हैं, पहले इन दो भाग पर आए उससे पहले हम पढ़ते हैं पैक्ट फॉर द फ्यूचर है क्या। जो पैक्ट फॉर द फ्यूचर है ये हमारा एक्शन ओरिएंटेड यानी कार्य आधारित एग्रीमेंट है, यानी हम चाहते हैं कि भविष्य की चुनौतियों से डील करने के लिए हम सभी कंट्रीज एक साथ आकर के अपनी एक्टिविटीज, अपना एक्शन परफॉर्म करें। इट इज एग्रीमेंट फ्रॉम द 2024 यूएन समिट फॉर द फ्यूचर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
कुछ हमारी ग्लोबल चैलेंज यानी वैश्विक चुनौतियां हैं। कौन कौन सी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम सभी जानते हैं 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, उस दिशा में काम करना हमारे पास, उसके लिए एक एजेंडा होना जरूरी। वैश्विक शांति स्थापित करना, सिक्योरिटी, वैश्विक सुरक्षा स्थापित करना, आप सभी जानते हैं, अलग अलग आप कई दिनों से न्यूज में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में मिलिट्री को होता है, ठीक है, सैन्य तख्ता पलट होता है, बांग्लादेश में रिसेंटली हुआ है, कई जगह आतंकवाद बहुत जड़े जमा रखी है। सिक्योरिटी की बात करें, पीस की बात करें, तो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसराइल फिलिस्तीन वॉर चल रहा है, ठीक है, इसराइल लेबनान वॉर चल रहा है। इन सभी को देखते हुए हमें इंश्योर करना है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट है डिजिटल कॉपरेशन। देखिए ऐसा क्यों है, आप सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बड़े व्यापक स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम इसका जुडिशियसली यूज करना है, फेयर यूज करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होने चाहिए। एंड फ्यूचर जनरेशन, वर्तमान की जनरेशन के द्वारा अगर जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज है, अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर, तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, भविष्य की पीढ़ी आएगी, उनके लिए कहीं ना कहीं हम अच्छा संसार छोड़कर जाएंगे, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब इसमें होते हैं दो, इसके जो पैक्ट फॉर द फ्यूचर दो पार्ट है इसके। पहला पार्ट है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और सेकंड है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल इजी है ये, आप घबराइएगा मत। तो इसमें आ रहा है कि जो पैक्ट फॉर द फ्यूचर है, ये 5 एरियाज में फोकस करता है, हम पढ़ चुके हैं 5 एरियाज। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए आता है ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। इसका मतलब क्या है, हम चाहते हैं जो भी यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो क्लाउड सर्विसेज हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हमारी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, इसका पीसफुल तरीके से इस्तेमाल हो और सभी तक इसकी पहुंच बढ़े, ये हम चाहते हैं ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट में। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, यानी हम चाहते हैं कि भविष्य की हमारी पीढ़ी, आने वाली भावी पीढ़ियां हैं, उनके लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे, तो इस पर होना चाहिए। अगर मान लो कोई सरकार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिसीजन ले रही है, तो हमें हमारी जो फ्यूचर यंग जनरेशन है, जो कि अभी वर्तमान युवा पीढ़ी है, उनके भी हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने होंगे। मीन वी हैव टू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ यूथ और यंग जनरेशन while डिसाइडिंग ऑन द नीड्स ऑफ आवर टुडे जनरेशन। अब इसकी थीम की बात करें तो क्या होता है, यूएन के अंदर क्या हुआ, इसी के साथ एक सामान्य बहस हुई, यानी जनरल डिबेट होती है। वो जो हमने बात की ना, कौन सी, मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो, वो किसकी थीम है, पैक्ट फॉर द फ्यूचर की, यानी द यूएन समिट फॉर फ्यूचर की। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक साधारण बहस भी हुई, सामान्य जनरल डिबेट। इसकी थीम क्या, इसकी थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, यानी यूएन की जो 79 सेशन हो रहा है ना, 79 सेशन हुआ है संयुक्त राष्ट्र का, ठीक है। और इसके जो पीठासीन अधिकारी हैं, चेयर कौन कर रहे हैं, फिलेमन यंग, जो कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इसी की थीम हमारे यूएन की इस वर्ष की थीम क्या है, लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। मतलब हम चाहते हैं विश्व के अंदर विकासशील, विकसित और अल्प विकसित सभी देश हैं, इनको में एक साथ लेकर आगे बढ़े। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि जब से क्लाइमेट चेंज का इशू आया है, तब से जो हमारा ग्लोबल सी राइज है, सी लेवल है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा है और कुछ कंट्रीज डूबने के कगार पे आ गई हैं। मतलब उनका 20 से 30 सालों के अंदर कहीं ना कहीं हमें वो कंट्रीज देखने को नहीं मिलेगी, जो कि हमारे छोटे द्वीपीय देश हैं, उन सभी को एक साथ लेकर बढ़ना, ये इसका थीम है, ठीक है। तो ये कहता है एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डिग्निटी फॉर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, ये इसका थीम है, किसका, लिविंग नो वन बिहाइंड। मतलब हमें कोई भी जो वैश्विक चुनौतियां उनको नहीं छोड़ना है, सभी देशों को साथ लेकर चलना है। वर्तमान में जो 79 मीटिंग हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, इसकी थीम क्या थी, लिविंग नो वन बिहाइंड। कंफ्यूज मत होना, यूएन समिट फॉर द फ्यूचर है, उसके लिए फ्यूचर की बात करें मतलब हम बेहतर कल चाहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79th मीटिंग हुई है, उसकी थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करी है फिलेमन यंग, जो कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आई गेस यहां तक आपको सारा क्लियर होगा। नेक्स्ट है इंडिया सरपासेस जापान टू गेट विच स्पोर्ट इन एशिया पावर इंडेक्स। देखिए एशिया पावर इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, कोई न्यूक्लियर पावर से नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी से, ये बताता है कि किसी कंट्री की ग्लोबल प्रेजेंस क्या है, मतलब वैश्विक समुदाय में, ग्लोबल कम्युनिटी में उस देश का स्टेचर क्या है, ठीक है। तो इसमें भारत का रैंक है, वो आया तीसरा, जापान को छोड़कर हम थर्ड रैंक पे आ गए। होता क्या है, देखिए 2018 से ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है जिसे कहते हैं लोवी इंस्टीट्यूट, ये प्रतिवर्ष जारी करता है एशिया पावर इंडेक्स, जिसमें ये कंट्रीज की सभी देश हैं, कुल 27 देश हैं जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आते हैं। उन 27 देशों के बारे में क्या करता है कि ये बताता है 8 अलग अलग पैरामीटर है। कौन कौन से? 8 अलग अलग पैरामीटर हैं। 8 पैरामीटर के आधार पर ये एक रैंकिंग जारी करता है, जिसमें बताया जाता है इकोनॉमिक्स है और हमारी डिप्लोमेसी है, सिक्योरिटी है, इस प्रकार से अलग अलग 8 पैरामीटर पर हम शोकेस बताया जाता है कि कौन सा देश अधिक प्रभावशाली, शक्तिशाली है, ठीक है। तो लोवी इंस्टीट्यूट जो है 2018 से हर साल इंडेक्स जारी करता है, और
एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले 27 देशों के लिए। तो इस इंडेक्स में इस बार क्या आया है वो हम पढ़ते हैं। हाँ, इसमें मेन थीम क्या है इसका, इट इवेल्युएट्स द नेशन बेस्ड ऑन द 8 कोर मेजर्स, यानी 8 अलग अलग पैमाने हैं, 8 अलग अलग आधार हैं, उन पर ये देशों को कैटेगराइज करता है। तो पहला मिलिट्री कैपेबिलिटी यानी सैन्य क्षमता, दूसरा डिफेंस नेटवर्क, डिफेंस हमारा जो रक्षा नेटवर्क है वो किस प्रकार से है, थर्ड है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी यानी उस देश की अर्थव्यवस्था किस स्तर तक की है, फिर है फोर्थ है रिलेशनशिप, नेक्स्ट है डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, हम चाहते मतलब कि किस देश को भारत के द्वारा कितने देशों को डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारे ग्लोबल अचीवमेंट के लिए, नेक्स्ट है रेजिलियंस, और अंतिम है फ्यूचर रिसोर्सेज। इन सभी के आधार पर जो है 27 देश, कौन कौन से 27 देश हैं जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आते हैं, उनको एग्जामिन करता है, उनकी जांच करता है और उनको रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करें कि पहले नंबर पर कौन है, तो 3 रैंक आपके लिए ध्यान की है, यूएस, चाइना, इंडिया। इंडिया जो है 2.8 पॉइंट से बड़ा है और हमारा स्कोर है 39.1 आउट ऑफ 100। 100 में से कितना है, 39.1 हमारा स्कोर है, ये पावर स्कोर है। भारत के अंदर जो है अभी हम पिछले वर्ष की तुलना में हमें रैंकिंग में कितनी बढ़ोतरी मिली है, 2.8 पॉइंट की, 2.8 पॉइंट से इंक्रीज होकर बढ़ा है 39.1, और जापान है 38.9 पर। इतना ही गैप है हमारे बीच में। ये 3 कंट्री याद रखिए, 3 कंट्रीज का नाम याद रखिए, यूएस, चाइना और इंडिया। ये सारी बात की हमने। और हम अगर हम देखें भारत का जो एग्रीगेट स्कोर है वो हुआ 39.1, 39.1, और 2.8 की बढ़ोतरी क्यों, इसका कारण बताया गया है। तो इंडिया इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल स्टेचर, डायनेमिक ग्रोथ एंड यूथफुल पॉपुलेशन एंड एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, 4 कारण बताए गए हैं। पहला तो है हमारी जियोपॉलिटिक्स अच्छी हो गई है, मतलब हमारी डिप्लोमेसी अच्छी हो गई। सेकंड, हमारी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। तीसरा, हमारे पास यंग जनरेशन, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छी मात्रा में जिसका हम यूज कर पा रहे हैं। आप सभी सुन रहे होंगे आजकल की बड़ी मात्रा में स्टार्टअप बन रहे हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री स्टेब्लिश हो रही है, वो दिखाता है। नेक्स्ट है डायनेमिक ग्रोथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक क्षेत्र के अंदर ही डेवलप कर रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, उसके तहत क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोडक्ट की सप्लाई हो, सर्विसेज की बात हो, या इवन डिफेंस की बात हो। आप सभी थोड़ा इसे अगर रिकॉल करेंगे तो लगभग हमने 21,087 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था इस वर्ष, पिछले वर्ष में। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि हमारा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है वो हमारी कितनी बड़ी मात्रा में है। क्लियर, और हमारी बास्केट कितनी बड़ी है जिनकी हम अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच एयरलाइन हैज गॉट अप्रूवल फ्रॉम द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेशन, यानी किस एयरलाइन को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परिचालन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, शंख, गरुड़, मयूर, ईगल। तो राइट आंसर होगा शंख। ये यूपी बेस्ड एक कंपनी है, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की। तो कल ही से अप्रूवल मिला है। शंख एयर, इंडिया न्यूएस्ट एयरलाइन ऑन बाय शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, और इसी को मिला है अप्रूवल, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। अब हालांकि इनको अपने प्लेन फ्लाई करने के लिए कहां से अप्रूवल चाहिए होगा, वो लेना पड़ेगा डीजीसीए से। ये क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक, इस ऑफिस से इनको लेना पड़ेगा अप्रूवल। और जो इनको एनओसी मिली है सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा वो मिली है फॉर दी 3 इयर्स, 3 साल तक मिली है, 3 साल के लिए एनओसी मिली है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो ये भारत की जो उत्तर प्रदेश की है ना, उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी, द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन कंपनी ऑफ द उत्तर प्रदेश। और इसने क्या, इसने डिसाइड किया है कि लखनऊ के अंदर और नोएडा के अंदर ये अपने हब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लखनऊ और नोएडा में 2 हब बनाएंगे। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिस प्रकार से सरकार की एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना है, उसी के तहत ये सरकार ने इसको अप्रूवल दिया फॉर कनेक्टिंग अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर आप थोड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें तो पहले हम बात करेंगे शंख एयर के चेयरमैन कौन है, ये हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा जी हैं। और वर्तमान में भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो हैं श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, KR नायडू है, इनका नाम याद रखिएगा। हम कोई 10 बार से अधिक इनका नाम पढ़ चुके हैं अपने क्लासेस के अंदर। तो भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, वो है इंडिगो एयरलाइंस। ये लार्ज एयरलाइन है, उसका जो हमारा टोटल मार्केट है उसमें 63% का शेयर है। कितना है, 63% का शेयर है इंडिगो एयरलाइन का। सेकंड नंबर पे आती है हमारी एयर इंडिया। क्लियर, और ध्यान रखिएगा एयर इंडिया सेकंड नंबर पे आती है। हाल ही में इन्होंने डिसाइड किया कि अगले साल तक एयर इंडिया और विस्तारा कौन सी कंपनी, जिसमें टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन कंपनी की पार्टनरशिप है, तो इसे मर्ज कर लेंगे एयर इंडिया के अंदर। एयर इंडिया विल एक्वायर दी विस्तारा which is co-owned by the Tata Group as well as the Singapore Airlines by the next year। ये हमने सारी बात कर ली है, इंपॉर्टेंट जो बात थी। नेक्स्ट आपके लिए द बुक खाकी में स्थित प्रज्ञ रिटन बाय, यानी एक पुस्तक का नाम है खाकी में स्थित प्रज्ञ। आपको बताना है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है।
चार आईपीएस के नाम देखें, आईपीएस किरण बेदी, आईपीएस अनिल रतूड़ी, आईपीएस विक्रम सिंह और आईपीएस अमित लोढ़ा। देखिए दो तीन नाम से आप काफी परिचित होंगे। आईपीएस किरण बेदी जी हैं, इनके बारे में कौन नहीं जानता है, वेल नॉन फेमस फेस है। आईपीएस विक्रम सिंह जी, ये एक्स डीजीपी हैं, एक्स डीजीपी ऑफ यूपी। जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इनका नाम अच्छे से जानते होंगे। ये आईपीएस विक्रम सिंह है, इन्होंने जो पुलिस रिफॉर्म के लिए भी बात की है और इन्हीं के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था। आईपीएस अमित लोढ़ा वो हैं जो कि जिन पर एक बिहार डायरीज नाम से एक वेब सीरीज भी आई थी, अगर आपको पता हो तो राइट आंसर जो होगा ये होगा आईपीएस अनिल रतूड़ी, ऑप्शन बी है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी जी, इनके द्वारा हाल ही में बुक लॉन्च की गई है उत्तराखंड के एक्स डीजीपी अनिल रतूड़ी जी की, और इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो अपना एक्सपीरियंस है और अपनी यादें हैं उनको शेयर की है। ठीक है, अब कुछ बुक्स की बात करें जो किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई है, तो वो है व्हाट वेंट रॉन्ग, केस स्टडीज ऑफ इंडियन पुलिस रिफॉर्म्स, अपराइजिंग 2011 यानी इंडिया अगेंस्ट करप्शन। आप सभी जानते होंगे अन्ना हजारे जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था और उसी से निकलकर आम आदमी पार्टी बातें बनती, तो उसमें किरण बेदी जी का भी बड़ा रोल रहा है। फियरलेस गवर्नेंस, क्रिएटिंग लीडरशिप, कुल 8-9 किताबें लिखी, 4 किताबें मेजर हमने देख ली यहाँ पर। तो आईपीएस विक्रम सिंह है, एक्स डीजीपी है यूपी के, इनके द्वारा दो पुस्तक लिखी है। पहला इकोसिस्टम ऑफ सेंट्रल हिमालय और दूसरा है ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस। और जो आईपीएस अमित लोढ़ा है, इन्होंने ये बिहार के आईपीएस ऑफिसर है और इन्होंने किताब लिखी लाइफ इन द यूनिफॉर्म एडवेंचर ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार। यानी इन्होंने क्या हुआ था, तो बड़े लोकल गुंडे थे उनको मारने का काम किया, डकैत थे, और उसी पर इन पर एक बिहार डायरीज नाम से वेब सीरीज भी बनाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिपोर्ट 2023-24 व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। यानी हमने कल पढ़ा था श्रम बल भागीदारी रिपोर्ट आई पिछले वर्ष की, जुलाई 2023 से जून 2024 तक की। इसमें बताया गया है कि इसके अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर है, तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश है जिसमें 1% से भी कम है। कितनी है? 0.9% है। तो मध्य प्रदेश स्टैंड्स आउट एज द ओनली स्टेट वेयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो 1% विच इज 0.9%। उसके बाद गुजरात आता है 1.1% के आसपास, झारखंड में है 1.3%। ये तीन हमारे स्टेट है। ये जो सारा डेटा है ये लिया गया है पीआईबी से, कहां से? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। तो आप इसकी जो प्रामाणिकता है उस पर शक ना करें, और जो भी क्लासेस चलती हैं आपकी, पढ़ाया जाता है, कंटेंट बनता है, वो किसी न किसी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर, चाहे यूनियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, और लाइव मिंट हो, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज, इनसे हम सारी न्यूज लेते हैं। कुछ और करंट अफेयर की वेबसाइट से, वहां से भी कुछ हम इनपुट लेते हैं, बट मेजरली हमारा जो ऑथेंटिक सोर्स है वहीं से लिया जाता है। इनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन द यूथ, यानी जो यंग युवा हैं उनके संबंध में बेरोजगार की बात करें जिनकी उम्र है 15 से 29 वर्ष, तो इसमें जो है ना बिहार है, सॉरी केरल है, केरल में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लगभग 30% के आसपास बेरोजगारी देखने को मिलती है अमंग द यंग जनरेशन। अच्छा, कुछ न्यूज की बात करते हैं। कल आपके लिए टॉपिक छोड़ दिया गया था ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। पहला है टॉपिक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी पीएलएफ जो निकाला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। कौन करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, जो आता है इस मंत्रालय के अधीन, यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन एनएसएसओ आता है, और इसके द्वारा रिलीज की गई है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पहली रिपोर्ट जो आई थी ना, वो आई थी 2017 में, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा बताया गया we have seen a significant decline in the country's unemployment rate over the past year। पिछले वर्ष की तुलना में पूरे देश के अंदर एक अच्छी हमें बेरोजगारी दर में कटौती या कमी देखने को मिली है। तो ध्यान रखिएगा, जो नेशनल एवरेज है अनएम्प्लॉयमेंट का, राष्ट्रीय बेरोजगारी का औसत है, वो कितना है? 3.2%, और पुरुषों का भी 3.2% है, महिलाओं का भी 3.2% है। ये आप याद रखिएगा पूरी तरह से, हमने कल ढंग से पढ़ा था इसको। ठीक है, पिछली और इससे पहले 2022-23 में कितना था? वो 5% के आसपास था। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक रिडक्शन किसने किया, किस स्टेट के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा सबसे सर्वाधिक जो है कमी कटौती देखी गई है बेरोजगारी दर में? हरियाणा है, 9 से लेकर 3.4% पर आ चुका है। फिर तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। तो आपको परसेंटेज याद ना रहे फिर भी आप जो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो तो याद रखें भाई। मेजरली क्या करें, आप सीक्वेंस देख सकते हैं, हरियाणा है, फिर तमिलनाडु है, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। अब क्या थोड़ी हम बात करें, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की रेट हाई है, जैसे कि गोवा में 8% है, 8.5, फिर केरल में 7.2% है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो सर्वाधिक हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है लक्षद्वीप के अंदर, लगभग 12%, वो है 11.9% टू बी एग्जैक्ट फिगर। क्लियर?
अच्छा, एक हमने टर्म पढ़ी थी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR। ये दिखाता है कितने परसेंटेज ऑफ लोग एम्प्लॉयड हैं, WPR विच रिफ्लेक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पीपल। सिक्किम जो है यहाँ पर सर्वाधिक है 58.2%, फिर बिहार आता है जो आता है 28% पर। मतलब सर्वाधिक जो है वर्ग WPR किसका है, सिक्किम का 58% है, फिर बिहार का 28% है, और जो नेशनल एवरेज हमारा राष्ट्रीय औसत है वो कितना है, 38.7%। क्लियर। अच्छा, अब आपके लिए काम की दो तीन फैक्टर यहां से निकलते हैं इंपॉर्टेंट। पहला है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर पर्संस ऑफ एज 15 ईयर एंड अबव। ये बताता है यूजुअल स्टेटस का, यानी यूजुअल स्टेटस क्या होता है, यूएस यूजुअल स्टेटस। ये दिखाता है पिछले 365 दिन का, एक वर्ष का रिकॉर्ड, ठीक है। और इसके अनुसार की बात करें, यहां से काम की बात है, जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरियाज है, वहां पर तो ये रहा है LFPR 63.7%, और शहरी क्षेत्रों में रहा है 52%। मतलब गांवों के अंदर रोजगार की ज्यादा उपलब्धता रही है। अब मेल की बात करें, पुरुषों की, पुरुषों को मिला है 78.8% और महिलाओं को मिला है 41.7%। मेन बात ध्यान रखेगा, कोई भी डेटा इस रिपोर्ट का आया उसके अंदर मेल का डेटा ज्यादा है, फीमेल का डेटा कम है। क्लियर, इतना आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपसे फैक्ट पूछे जाए, स्टेटमेंट भी आए। अब दूसरा देखा गया इंक्रीजिंग ट्रेंड इन दी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब कि लेबर फोर्स यानी कार्यबल के अंदर, श्रम बल के अंदर लोगों की भागीदारी बढ़ी है, प्लस WPR का डेटा भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 62% है, शहरों में 49% है। महिलाओं का, पुरुषों का डेटा इसका इतना काम का नहीं है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ट्रेंड इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी बेरोजगारी दर है उसके अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिलती है। जो ग्रामीण एरिया है वहां पर कितनी मिलती है, गिरती है 2.5% तक आ जाती है, और शहरों में आती है 5.1%। ये पहले कितनी थी मैटर नहीं करता, वर्तमान में कितनी, शहरों के अंदर, शहर में आ गई 5.1%, और गांवों के अंदर जो ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया है वहां पर है 2.5%। ये कमी है, कितनी है, इसे डिक्रीज बोला गया है। दोनों जगह हमने पढ़े पहले, WPR LFPR, उसमें बढ़ोतरी देखी गई, यहाँ पर हमें देखने को मिली है डिक्रीजिंग ट्रेंड। क्लियर। अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, तो दोनों की हो गई है कितनी बेरोजगारी दर, 3.2%, और नेशनल राष्ट्रीय औसत भी कितना है 3.2%। महिलाओं पुरुषों कितना है, वो भी 3.2% है। और अगर रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पर है 2.5%, और अर्बन एरियाज में 5.1%। ये स्लाइड जो आपके लिए काफी काम की है। अच्छा, एक अपॉइंटमेंट हुई हाल ही में NCRB के अंदर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और इसके बनाए गए हैं, चीफ बनाए गए हैं IPS आलोक रंजन। कौन बनाए गए हैं, IPS आलोक रंजन NCRB के प्रमुख बन गए हैं। क्लियर। ये सारा डेटा यहाँ से आपका काम का है। IPS आलोक रंजन कौन है, इन्हें बनाया गया है एज दी NCRB चीफ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो है, ठीक है, राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो। और ये किसने अपॉइंट किया गया है, बाय दी कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक अपॉइंटमेंट और हुई है IPS अमित गर्ग जी की। ये क्या बनाए गए, ये बनाए गए डायरेक्टर किसके, हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, SVP NPA, जहां पर IPS की ट्रेनिंग होती है। इसके बनाए गए निदेशक कौन, IPS अमित गर्ग। ये आप नाम याद रखिएगा, IPS अमित गर्ग का और IPS आलोक रंजन जी का। क्लियर। नेक्स्ट निको, अब हमारे काम की बात क्या है, NCRB की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए इसका काम क्या है, इसकी स्थापना होती है इंडियन 1986 में स्थापना होती है। इसका काम क्या है, भारत के अंदर जो भी अपराध होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, उनका रिकॉर्ड करना, जिससे कि सरकार को अपने आंकड़े पता रहे, और हमारे पास क्या है, जो क्रिमिनल्स हैं यानी अपराधी हैं उनकी जानकारी हमारे पास अवेलेबल रहे। ये किसके अधीन काम करता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अधीन संस्था काम करती है। और इसे किस कमेटी की रिकमेंडेशन में बनाया गया, तो पहला ध्यान रखिएगा, पहली कमेटी टंडन कमेटी, टंडन समिति थी। दूसरा था राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81 का, और थर्ड है होम मिनिस्ट्री की एक टास्क फोर्स। तीन कमेटी, तीन, पहला था टंडन कमेटी, सेकंड था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक टास्क फोर्स, और दूसरा था, लास्ट है नेशनल पुलिस कमीशन, जो कि 1977 में बनाया था। इसके रिकमेंडेशन, इसके अनुशंसा पर हमने NCRB का गठन किया है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर अवस्थित है। ये सारे काम की बात आपके लिए। अभी कुमार तुहिन कौन है, देखिए बड़े न्यूज में रहे इन दिनों। कुमार तुहिन क्या है, ये बनाए गए हैं नीदरलैंड के लिए, भारत की ओर से जो नीदरलैंड देश है वहां के राजदूत बनाए गए, एम्बेसडर टू द नीदरलैंड, IP श्री कुमार तुहिन जी को, ठीक है ना। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। ये कब मनाते हैं, आपके लिए हिंट है, अगली बार सवाल बन जाएगा इस पे, कि 26 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, यानी विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 26 सितंबर को। इसकी घोषणा कब हुई थी, कब शुरू हुआ था,
2011 में शुरुआत होती है। इसे डिक्लेयर किया गया बाय दी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल IFEH के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य संघ के द्वारा का शुरुआत की गई है। किसकी? वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे की। कब से कब तक? 2011 से शुरुआत होगी। इस साल की थीम बहुत लंबी है, एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। ये हटा दीजिए इसको, ये इसका हेडलाइन है, इसका थीम है एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडॉप्शन। सिंपल सा ध्यान रखिएगा आप, एनवायरमेंट हेल्थ को क्या करना है, हमें रेजिलियंट बनाना है, जिससे क्या हो कि अगर मान लो आपदा आती फिर भी हमारा जो समुदाय है वो उससे बच सके। ठीक है, डिटरेंस काइंड ऑफ क्रिएट करना, ये आप थीम याद रखिएगा, क्रिएटिंग रेजिलियंट। नेक्स्ट न्यूज आपके लिए, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यानी हम चाहते हैं कि जो परमाणु हथियार उनका पूर्ण रूप से क्या हो, प्रतिबंध हो जाए या उनका उन्मूलन कर दें। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं, ये मनाते हैं 26 सितंबर को। तो दो इंपॉर्टेंट डे की बात कर ली हमने। पहला हमने की वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे की, जो मनाते हैं 26 सितंबर को, शुरुआत 2011 से हुई है। शुरुआत की है IFEH यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ के द्वारा। थीम हम पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज फॉर दी थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी आपदा प्रबंधन को, आपदाओं की जो जोखिम है उसको कम से कम करते हुए हमारी समुदाय की सुरक्षा करना। ये अगर मोटा मोटा थीम है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये मनाते हैं 26 सितंबर को प्रतिवर्ष, और इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए शुरुआत करें उससे पहले हम बात करते हैं यूएन जनरल असेंबली की, संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसकी स्थापना 1945 में होती है, और जो उसका पहला अधिवेशन हुआ था 1946 में। तब जो है सबसे पहले बात रखी गई ना, ये भी टॉपिक था डिस्कशन का, कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, परमाणु हथियारों का रोकना, रोकथाम करनी, उनका प्रोलिफरेशन रोकना, उसकी बात की गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 के अंदर ये डिक्लेयर किया कि 26 सितंबर को प्रतिवर्ष हम क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, एक न्यूज निकल कर आती है मेगा हब एयरपोर्ट की, ऐसा एयरपोर्ट जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कार्गो या जो ट्रेवलर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो पहला है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पिछली बार इसकी 25वां स्थान था, अब इसको 24वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, और ये किसने किया है, इसे किया गया है एनालिटिक्स फर्म है OAG के द्वारा रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें बताया गया है जो फुटफॉल होता है पैसेंजर का, उसके अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 24वां स्थान मिला है, मुंबई को मिला है 44वां, और ये कम से कम 10 स्थान पीछे चला गया मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSMIA, इसकी रैंकिंग होगी 10 स्पॉट पीछे। नेक्स्ट है कि विश्व के कुल 5 सबसे बड़े मेगा हब पोर्ट कौन कौन से हैं, एयरपोर्ट कौन से? तो लंदन है, दूसरा कोलालंपुर है, मलेशिया का तीसरा टोक्यो, फोर्थ एम्स्टर्डम, और फिफ्थ है इंचुन जो कि साउथ कोरिया का है। ठीक है, अच्छा अगर हम भारत के एविएशन सेक्टर की बात करें, भारत का जो विमान क्षेत्र है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्री है भारत के अंदर एविएशन सेक्टर, आफ्टर US एंड चाइना। यानी अगर हम बात करें रैंकिंग की, जो हमने पढ़ी थी कुछ समय पहले एशिया पावर इंडेक्स, उसमें क्या था, US चीन सेकंड, थर्ड भारत, फोर्थ में जापान था। सेम यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा विमानन क्षेत्र है, एविएशन सेक्टर है, उसके अंदर भी US चाइना हमसे आगे हैं। आपके लिए आज 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला आपको बताना है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले ही, मतलब 2 क्लास पहले, हमने 1 या 2 क्लास पहले पढ़ा था कि वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। उनके बाद वो पहले क्या थे, वाइस चीफ थे, अब उनको बना दिया गया चीफ ऑफ एयर स्टाफ। अब उनकी जगह पर कौन आएंगे, आपको बताना है कि हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, कौन बने वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी वायुसेना उप प्रमुख कौन बने। नेक्स्ट है ग्लोबल एरोस्पेस समिट, किस देश के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, ये आपको हिंट मिल जाता है, गल्फ कंट्री, कौन सा, एक खाड़ी देश है, उसमें इसका आयोजन हो रहा है। अब आप ढूंढेगा इसका आंसर, क्या अगली क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए कुछ दिन पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यू डेवलपमेंट बैंक, वो अलग है और ये अलग है। 3 बैंक है, एक तो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका गठन हुआ था फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के द्वारा इन द ईयर 2015। 2014 का ब्रिक्स का सम्मेलन था फोर्टालेजा में, और FD के द्वारा यानी फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के द्वारा 2015 में गठन होता है। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, ये बनाया गया था इन द ईयर 1966। कब बनाया था, 1966 के अंदर,
1966 के अंदर, ठीक है। और एक हमने पढ़ा था, एक बैंक और है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, ठीक है। इतनी बात आपके लिए काम की यहाँ से। तो चलिए हमारा आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे काफी एडवांटेज मिल रहा होगा, आप रेगुलर बेसिस पर देख रहे होंगे वीडियो। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, जो सुझाव है वो भी लिखें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम एक्स्ट्रा आपके लिए एफर्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहीं ना कहीं उससे एग्जाम के अंदर एडवांटेज हो और अपनी रैंक इंप्रूव कर पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।